आप सभी का हॉस्टल और के बाल मनोविज्ञान एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी करे कि इसमें क्या क्या होने वाली है। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। क्या वो केवल शारीरिक रूप से अलग है, केवल मानसिक रूप से अलग है, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से अलग है। तो ऐसा है ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग दृष्टिकोण स्टार्टिंग में आए, लेकिन अंत में हम लोगों ने ये मान लिया कि ऐसा है कि सर उसके अंदर फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज जो होती है ना सर, हर बच्चे की अपनी अलग अलग होती है। कोई बच्चा शारीरिक वृद्धि पर आप देखेंगे हो सकता है यार वो 6.5 फीट का हो, बट गारंटी नहीं है कि उसकी मानसिक वृद्धि भी अच्छी हो। तो इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता जो है इस बात को दर्शाता है कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, अपने आप में उसके अंदर कुछ विभिन्नताएं हैं जो उस बच्चे के लिए बिल्कुल सामान्य है और हमें इसे सामान्य ही देखना है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा जो बात है ना ये इन्होंने कहा है। और ये एक्चुअल में कहने वाले व्यक्ति जो है ना वो स्किनर है, मुझे पता है ये स्किनर है। आपको ऐसे कुछ मीनिंग्स को आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है ना कई बार आ चुका है कि ये जो शब्द है ये किसने कहा है या और कौन कहता है। अब जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सके, इसका मतलब देखो शारीरिक का जो है, शारीरिक वृद्धि जो होती है ना उसका क्या होता है, एक प्रकार से मापन हो जाता है। ठीक है, हाइट वेट नाप लेते हैं, हड्डियों का भी जो रिस्ट की चौड़ाई है उसको नाप लेते हैं। मूल्यांकन जैसे कि हमारी मानसिक है, संवेगात्मक है, आईक्यू तरीका है, ईक्यू निकालने का तरीका है, हम कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन भी कर लेते हैं। और यही हमारा ये कह रहा है कि यार व्यक्तित्व के सभी पहलू जो कि मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, भावात्मक है कि नहीं। तो इन सभी को मनोवैज्ञानिकों में किसका कथन है, तो स्किनर का है। स्किनर का इस कथन को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी होती है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखो क्या होता है ना कि एक जनरल सिनारियो बता रहा हूं आपको कि हम ऐसे देखते हैं कि यार जो लड़कियां होती है तो लड़कियां में ना एक्चुअली में देखा जाता है कि 15-16 में उनका जो डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है ना वो संपूर्ण हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो। इवन अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करूंगा तो लड़कियां पहले आ जाएंगी उसमें। उसके बाद लड़कों में देखा जाता है कि यार देखना अक्सर जो लड़के हैं उनकी हाइट जो है ना 19 साल तक बढ़ती है, तो इसीलिए उनमें डेवलपमेंट थोड़ा लेट होता है। तो एक तो बेसिक रीजन ये है कि सर लड़का लड़की वाला। उसके अलावा भी देखा जाता है कि यार सेम क्लास में क्लास 8वीं के दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, तो दोनों में सेम मेंटल लेवल, सेम फिजिकल लेवल, सेम इमोशनल लेवल रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये हमें दर्शाता है कि यार दो बच्चे एक ही शहर में एक ही स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इवन अगर दोनों सगे भाई भी होंगे तो इस बात का गारंटी नहीं है कि दोनों के अंदर सेम वो कैपेबिलिटीज होगी। तो इस चीज को बोला जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोली जाती है। ठीक है, इस चीज को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय देती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। आपको इन चीजों को देखिए, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं कि किस प्रकार की क्वेश्चन है। ये जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है कि कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा किसी चीज को लेट में सीख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। व्यक्तिगत विभिन्नता का आयु से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता ऐसा है ना कि इसके लिए दो ही फैक्टर्स है यार। एक मेरा एनवायरमेंट है और एक मेरा एनवायरमेंट है, हाँ, और एक मेरा हेरिडिटी है। इन दोनों में ऐसा है ना कि ऑप्शन में हमेशा दोनों को लेना है। तो यहां पर तो ऑप्शन चलो मैं आंख बंद करके मैं ए और बी को ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक ऑप्शन और होता जो बोलता ए और बी की अंतःक्रिया, यानी कि जो इंटरएक्टिविटी है, इंटरेक्शन है इन दोनों का, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता। लेकिन यहां पर चूंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। अब देखो यहां पर मैंने उस चीज को फिर से थोड़ा देखा है कि केवल वंशानुक्रम नहीं है, केवल वातावरण, केवल एनवायरमेंट नहीं है, साथ में दोनों है। ये जो क्वेश्चन है अगेन बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है कि प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, दोनों है। एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व, फिर से ये व्यक्तित्व वाला क्वेश्चन आ गया है। और ये आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनकी भी संख्या 43.2% है जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं।
संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व का भिन्नता से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? एक्चुअल में ये जो कथन है ये टायलर का है। ये जो कथन है ये टायलर का है। ऐसे कथन आपको कुछ चाहिए तो फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ अलग से बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन के अलग से कथन आपको मैं दे दूंगा। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर। बिल्कुल, उनकी रुचि अलग अलग हो सकती है, उनकी योग्यता के आधार पर योग्यता भी अलग अलग हो सकती है, क्षमता भी अलग अलग हो सकती है। तो इससे सभी ऑप्शन क्या है, बेस्ट ये है कि भैया उन उपरोक्त सभी के आधार पर उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? देखो फिर से वही है कि यहाँ पर जन्मजात विशेषताएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक रीजन लोगों के माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक वो भी हो सकता है, एनवायरमेंट प्रभाव ये भी हो सकता है। तो अच्छा ये जो है देखो ये आ गया ना पारस्परिक क्रिया, मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि सर दोनों के बीच में अगर एक इंटरएक्टिविटी है तो क्या सर वो रीज़न हो सकता है? तो बिल्कुल इंटरैक्टिव होना सबसे बेस्ट रीज़न होगा, जहाँ पर एनवायरनमेंट भी होगा, जहाँ पर हेरिडिटी भी होगा। मतलब हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक भी तरीका होगा और मेरा पर्यावरणीय प्रभाव भी होगा। अब दोनों का इंटरएक्टिविटी हो जाएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही है। CWSN का अर्थ क्या है? देखो ये जो थोड़ा सा है अब आउट ऑफ द टॉपिक है, ठीक है। अब देखो CWS और N यदि आपने कभी नहीं सुना ना तो आज सुन लो। CWSN है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, हिंदी में बोले तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब तो आप ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये जनरली एक टर्म है जो ऐसे प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोग करेंगे जो थोड़े विशिष्ट हैं। विशिष्ट मतलब उसके 4 हाथ 4 पैर नहीं, भैया है इंसान, है व्यक्ति, है बच्चा ही, लेकिन उसकी मानसिक क्षमता थोड़ी अलग हो सकती है, इवन शारीरिक क्षमता भी थोड़ी अलग हो सकती है। हो सकता है कि उसका बौद्धिक विकास अलग हो थोड़ा सा। तो उन सभी के अनुसार मैं उनके CWSN के अंतर्गत लेता हूँ। आगे चल के और देखेंगे, मैंने इस चीज को पूरा अच्छे समझाया भी अपने वीडियोस पे। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। आपको पता है कि प्रतिभाशाली बालक भी आता है जिसकी IQ एक्चुअल में 120 प्लस है। मंदबुद्धि बालक भी आता है जिसकी IQ 70 से कम है। पिछड़ा बालक जिसकी IQ एक्चुअल में 80 to 90 है। थोड़ा जोर तो देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ये क्या आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। ये सभी बच्चे जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य? आप समझते क्या है कि समावेशी शिक्षा एक्चुअल में है क्या? सर ये क्वेश्चन तो अच्छा है सर, आगे बढ़ते हैं। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना बहुत अच्छा लाइन है। शिक्षण का एक विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सके, विशेष तरीका आपने लाया तो वो समावेशन को कैंसिल कर देगा। भैया हमें करना है समावेशन, मतलब सभी प्रकार के बच्चे, सभी प्रकार के जो आयु वर्ग हैं, मतलब आयु वर्ग मतलब निश्चित आयु वर्ग वाले सभी प्रकार के आयु वर्ग साथ पढ़ सके। कड़ी दाखिल प्रक्रिया तो भैया नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का, देखो विशेष जहां होगा ना तो समावेशन का अर्थ खत्म हो जाएगा यार। तो इसीलिए जब भी समावेशी शिक्षा की बात होगी तो आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन पर चलना है, और वो ऑप्शन मेरा हमेशा क्या रहेगा कि नियमित विद्यालय, नॉर्मल विद्यालय में आप ना उनको उपयुक्त संसाधन प्राप्त करवा दो, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। और इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद आप उनको वापस नॉर्मल स्कूल में, ताकि उनको ना अलगाव महसूस ना हो। ये नहीं लगना चाहिए अरे यार ये लोग मेरे को अलग समझ रहे हैं, अलग नहीं समझना है, उसको नॉर्मल समझना है। हाँ थोड़ा जोर देंगे यार वहां पर, बट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम उनका समावेशन करें, जो कि बहुत अच्छी पहल भी है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, ये है। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा, ये भी ठीक है। लड़के लड़कियां व वयस्कों को शिक्षा प्रदान, ये भी ठीक है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारणा प्रणाली में स्वीकारना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। था तो ये सभी, मतलब ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन हमें क्या है ना कि वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स पे जाना होता है। तो इसीलिए ये है ना कि आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये तो पिछड़ा बालक है, इसकी आएगी थोड़ी कम है, मैं इसको अपने साथ, अपने बच्चों के साथ क्यों पढ़ाऊं। लेकिन हमें उसको अपने साथ में लेकर पढ़ाना है, ताकि उसको ऐसा मत लगे ना कि यार मैं कुछ अलग हूं, उसको लगना चाहिए नहीं नहीं ये सर भी मुझे उनके जैसा ही समझता है। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं: चलने में, सुनने में, देखने में या सीखने में। देखो क्या है ना कि
एक व्यक्ति है, व्यक्ति ने कहा है कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या चीज? लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना एक जीवन, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसीलिए आप किसी बच्चे को ये नहीं समझ सकते वो सीख नहीं सकता। जब भी हमारे स्कूल में ऐसा कोई केस आता है ना कि हम देखते हैं बच्चा सीख नहीं पाता, तो उसको हम बच्चे को फेलियर नहीं मानते, हम अपने आप को फेलियर मानते हैं कि हमारे पास क्या अभी भी वैसा कुछ टेक्निक नहीं है कि बच्चे को मैं सिखा नहीं सकता। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो सीखना हो जाएगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने का पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। बच्चे को किसी को कम दिख रहा है तो उसको आगे बिठा लो, कम सुनाई दे रहा आगे दिखा लो, ये ठीक है। शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित, ये ठीक है। शिक्षक को सीखने में को अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, भी ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर दिख रहा है, एकदम सिंपल सा आंसर है कि नहीं दोगे तो कैसे बनेगा, आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा भाई। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी शिक्षक भी हो सकता है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। अच्छा, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना। व्यवसाय को जान के क्या करोगे यार, ये तो फिर आप भेदभाव करोगे। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपना संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़ सके। देखो कितना सही क्वेश्चन है ये, आपको पूरा का पूरा ये देख रहा है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। कि शिक्षा कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। मानक निर्देश देना कोई एक प्रकार का समावेशी शिक्षा का जो भूमिका है ना उसमें नहीं आता। सभी बच्चे समान गति से आगे कभी जीवन में बढ़ ही नहीं पाएंगे यार, तुम कितना भी ट्राई कर लो, कोई बच्चा आगे कोई बच्चा पीछे रहेगा ही। बस ये जो बच्चा पीछे उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, कि आपको उनके जो भी संभावना है, यदि कोई बच्चा हाई आईक्यू वाला है ना तो आपको उसको हमेशा हाई आईक्यू में रखना है। आपको इसको इतना कम नॉलेज, कम अंडरस्टैंडिंग मत दे देना कि वो हाई आईक्यू से लो आईक्यू में आ जाए, ये कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन में मज़ा आया होगा, और सेशन में मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक। मिलते फिर हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।